So guys, today lecture is on FEM. FEM means finite element method, and before understand the concept about the finite element method, firstly we understand about the concept of analytic method, because there are two types of method. First is analytic method, and the second that is numerical method. What is analytic method? Analytic method is a mathematical expression which is used to find out the exact solution, for a problem having a simple geometry. But this analytic method is highly difficult to find out the exact solution for the complex geometry. So here we use the finite element method, where we cannot find out the exact solution, but also find out the approximate solution. So here finite element method is a numerical method which is used to find out the approximate solution for a problem having a complex geometry in many engineering field. ओके कि हमारे पास दो मेथड है, एक एनालिटिक मेथड होता है, दूसरा आपके पास जो होता है एक तो एनालिटिक मेथड होता है. This method is applicable only for the simple geometry where we find out the exact solution. But in this method we cannot find out the exact solution for the complex geometry. So here we use the finite element method, where we can find out the approximate solution. For a problem having a complex geometry in many engineering field. And many engineering field like as civil engineer, mechanical engineer, and aircraft, and also in the aerospace engineer. And this numerical method adopted in many field like as structure analysis, where we find out the analysis of the structure, and vibration analysis, where we find out the natural frequency, and also in the heat transfer, where we find out the temperature, and also in the fluid mechanics, where we find out the pressures and discharge. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो होता है वो एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, जिसका यूज़ हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए. लेकिन एनालिटिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है जो सिंपल ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल है. बट जब हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो ये जो मेथड वो फेल हो जाता है. इसलिए हमने जो एफईएम के अंदर क्या होता है कि एफईएम के अंदर जो यानी कि यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया है न्यूमेरिकल मेथड, वहाँ पर आप जो है वो इजीली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हो फॉर द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अभी क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, मॉडलिंग के लिए क्या होता है, जनरली हम जो है वो यानी कि यहाँ पर हमें मॉडल यूज़ करना पड़ता है, लाइक एनसीस यूज़ करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है सॉलिड वर्क के अंदर क्या करते हो, मॉडल को प्रिपेयर करोगे और उसको फिर एक्सपोर्ट करोगे एनसीस के अंदर, वेर आप एनसीस के अंदर जो है वो लोड अप्लाई करोगे, वहाँ पर आपको स्ट्रेस पता चलेगा, कितना लोड है वो पता चलेगा. लेकिन वहाँ पर जो है वो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं पता चलती, इसलिए हमें मैनुअली यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर वहाँ पर हमें एनालाइज करना पड़ेगा एनसीस के अंदर. सो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज कर रहे हैं. ओके, सो आई होप आपको फाइनाइट एलिमेंट मेथड समझ में आ गया होगा. इसके बाद में हम स्टेप्स की बात करते हैं. टू एनालाइज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, दे आर द सम बेसिक स्टेप. ओके, दे आर द सम बेसिक स्टेप कि हम जो है कैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड के अंदर कैसे बॉडी की जो है बार है या आपका जो रोड है या कोई बीम है उस पर हम कैसे एनालाइज करेंगे. तो वो हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट स्टेप, डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. व्हाट इज डिस्क्रिटाइजेशन? डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है आप उस पूरी की पूरी ज्योमेट्री को नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे. फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास सपोज ये कोई मतलब कि ये कोई आपके पास यहाँ पर बार है. सपोज ये आपके पास कोई बार है हैविंग ए एक्सियल लोड इज अप्लाई. एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, जो हम पी मान लेते सपोज, जिसकी लेंथ हमने एल मान ली. ठीक है, ओके, और इसका एरिया हमने ए मान लिया. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इसकी यहाँ पर एक्सियल लोड अप्लाई होगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा. जब डिस्प्लेसमेंट होगा इन ओनली वन डायरेक्शन की तरफ, वो डायरेक्शन आपकी एक्स डायरेक्शन होगी. राइट, तो डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री है उसको आप नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल आप जो है इस प्रकार आप डिवाइड कर सकते हो इसको, लाइक दिस.
ओके, तो यहाँ पर जो आपने ये मतलब कि ये क्या किया, मतलब कि आपने डिस्क्रिटाइजेशन किया है पूरी वोल ज्योमेट्री का। फॉर एग्जांपल अगर दूसरे तरीके से हम देखें, फॉर आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, आपको जो अगर पूरी ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी ज्योमेट्री को आपको नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइक दिस, इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हमने नंबर ऑफ के स्ट्रक्चर को डिवाइड करने की कोशिश की। ओके, और यहाँ पर ये जो है इस प्रकार हमने इसको यानी कि स्मॉल जो पार्ट है उसमें डिवाइड किया। अभी जो स्मॉल पार्ट होता है ना, इस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सब डोमेन बोलते हैं, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है, जो आपका पूरा का पूरा जो डोमेन है, पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, उसको आप नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे। फर्स्ट डिवाइड करने के बाद में इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो ये होता है, ये जो मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट हमने डिवाइड किया है, उन पार्ट को हम सब डोमेन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको फाइनाइट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और जो इंटरकनेक्टेड जो पॉइंट आपके पास, ये इंटरकनेक्टेड जो पॉइंट हो रहे हैं, इन इंटरकनेक्टेड पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट होगा उसको हम नोड बोलते हैं, और ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सब डोमेन बोलते हैं, या फिर आप इसको फाइनाइट एलिमेंट भी बोल सकते हो। गेट इट। ओके, सो फिर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि सिलेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में हमें डिफाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल हमें एक स्मॉल पार्ट लेके चलेंगे, और उस स्मॉल पार्ट के अंदर हमें डिफाइंड करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो वो हम जिस नोड, सपोज ये नोड 1 है और ये नोड हमारे पास 2 है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो U1 हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट U2 हो रहा है। तो इस प्रकार हमें सिलेक्शन करना है कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का हमें सिलेक्शन करके चलना है। उसके बाद में हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करनी है। स्टिफनेस मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि स्टिफनेस को जब हम है वो स्टिफनेस को हम के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर जो के इज इक्वल टू एफ अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर जो स्टिफनेस आ रही है आपकी, उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। उसके बाद में जो फोर्स वेक्टर आपको निकालना है। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने निकाला है, मतलब कि इंडिविजुअल ईच बाई ईच जो है हमारे पास डोमेन है, उन सबका जो सब डोमेन है उन सबका स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना है। और उन सबका मैट्रिक्स निकालने के बाद में जब हम उन सभी मैट्रिक्स को, सारे पार्ट के इन सारे पार्ट्स को जब हम असेंबल करेंगे, तो असेंबल करने के बाद में उस पार्ट को हम जो बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बोलेंगे। कि मतलब आपने इसका भी स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लिया, इस पार्ट का भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। तो जब आप सारे पार्ट्स का स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लोगे, तो उन सबको जब कंज्यूम करोगे, मतलब असेंबल करोगे, असेंबल करने के बाद में जो आपका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गया। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के बाद में आता है हमारा बाउंड्री कंडीशन। इस बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है कि आपने ग्लोबल मैट्रिक्स बना लिया, बनाने के बाद में हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन बोले तो 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशन होती है। एक तो आपके पास ज्योमेट्री बाउंड्री कंडीशन होती है और दूसरा नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होती है। पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। ज्योमेट्री बाउंड्री कंडीशन वह बाउंड्री होती है जिसमें आपके पास आपको बता दिया गया हो कि फोर्स आपके पास इतना है, आपका जो नोडल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, U1 इज इक्वल टू इतना है, U2 इज इक्वल टू इतना है, या फोर्स आपका इतना है। जबकि जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होती है वो आपका ऑप्शनल बाउंड्री कंडीशन होती है। लाइक आपको बता दिया गया हो कि आपका एरिया इतना है, आपकी लेंथ इतनी, या फिर आपको बता दिया गया हो कि आपकी जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है वो इतनी है। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद में साइमल्टेनियस इक्वेशन अप्लाई करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे गाउस एलिमिनेशन मेथड की बात की या गाउस सीडल मेथड की बात की, उससे क्या होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि जब हम सारे मैट्रिक्स को जब कंज्यूम करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इससे वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसी लेंथी को हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद में जब हम गाउस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा मैट्रिक्स होगा वो स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर हम जो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हम वहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद में इस साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालने के बाद में हमारे पास हम इजीली जो है वो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और लास्ट में हम क्या करेंगे, वहाँ पर रिजल्ट को एनालाइज कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहले आपको जो है पूरी की पूरी ज्योमेट्री को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है। उस स्मॉल पार्ट को हम सम डोमेन बोलते हैं, और जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट होंगे लाइक दिस इंटरकनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोडल बोलते हैं। उसके बाद में आपको सिलेक्शन करना है डिस्प्लेसमेंट का, एंड देन उसके
बाद में हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना है। स्टिफनेस मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद में जो जितना भी आपने सारा जो स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाला था पूरे जो उनके जो सब डोमेन का, उस सारे को हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद में जो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड देन उसके बाद में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब गाउस एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे। एंड देन रिजल्ट को हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको एनालाइज कर लेंगे हम। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे एग्जाम्पल की। सो गाइस, अब हम बेसिक स्टेप ऑफ फाइनाइट जो एलिमेंट मेथड था उसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर ए स्टेप बार हैविंग अ टू एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 हैविंग एलिमेंट 1 हैविंग अ लेंथ L1 एरिया A1 E1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K1 स्टिफनेस। सिमिलरली जो एलिमेंट 2 है हमारा उसकी जो लेंथ है वो L2 है, एरिया उसका A2 है और E2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, K2 जो स्टिफनेस होगा। और यहाँ पर हम लोड एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं P। ओके, सो यहाँ पर जो नोड होगा वो यानी कि 1 नोड होगा, आप जानते हो, क्योंकि जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट होता है उसे हम नोड बोलते हैं। तो ये 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर नोड 2 हो गया और नोड 2 जो है वो इसी प्रकार यहाँ पर नोड 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि जो बेसिक स्टेप ऑफ फाइनाइट जो एलिमेंट मेथड था उसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या करते हैं हम, यानी कि जो एलिमेंट होगा जो डोमेन होगा उसको हम स्प्लिट करते हैं, यानी कि जो मोर देन जो यानी कि जितने भी हम उसमें स्प्लिट कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 2 एलिमेंट में स्प्लिट कर रहे हैं उसको, एलिमेंट नंबर 1 एंड एलिमेंट नंबर 2। ओके, जिसका नोड हमने बोल दिया कि यहाँ पर जो नोड है वो 1 है, यहाँ पर नोड इसका 2 हो जाएगा। सिमिलरली जो एलिमेंट 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, इसलिए जो नोड 2 यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी नोड 2 ही होगा और यहाँ पर हमारे पास नोड 3 हो गया। ओके, व्हेन द फोर्स एक्टिंग व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन देन U1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस दैट इज ऑल्सो नोन एज नोडल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहाँ पर U2 नोडल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर U2 प्रोड्यूस होगा F2 की वजह से, तो यहाँ पर जो F3 की वजह से यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा नोडल डिस्प्लेसमेंट उसे U3 बोलेंगे। ओके, आई होप आपको दूसरी सेकंड स्टेप समझ में आ गया हो जो हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की बात कर रहे थे। अब जो सेकंड जो स्टेप होगी उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, स्टिफनेस मैट्रिक्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना आता है। अब हम स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे। स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है वो हम एक एक एलिमेंट का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का हम क्या करते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए। सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालेंगे। ओके, तो हम पहले फर्स्ट एलिमेंट का निकाल लेते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स F1 है। F1 फोर्स हम बात कर रहे हैं कि F1 फोर्स होगा जिसका जो स्टिफनेस है वो K1 है, राइट। जो एलिमेंट फर्स्ट है उसका स्टिफनेस क्या है, K1 हमने बोला। ओके, तो आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू यू। जहाँ पर F जो है वो आपका लोड है, कि स्टिफनेस है, U में जो है यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसी फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं कि फोर्स F1 जो है वो K1 इंटू U1 माइनस का U2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स एक्ट कर रहा है U1 पॉजिटिव क्यों है, कि जो फोर्स एक्ट होगा तो उसकी वजह से वहाँ पर नोडल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम U1 बोल रहे हैं। लेकिन जो U2 जो प्रोड्यूस होगा यानी कि विद द इफेक्ट ऑफ यानी कि जो विच इज इफेक्ट ऑफ F1 की वजह से, तो U2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ यानी कि नोडल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से क्या होगा कि हमने यहाँ पर U2 को नेगेटिव लिया है, बिकॉज जब F1 इसी डायरेक्शन में है और यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट U1 इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो F1 की वजह से जो U2 जो है इस नोड का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर U2 नेगेटिव लिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 U1 माइनस का K1 U2 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं F2 फोर्स। इस पर क्या हुआ, फोर्स एक्ट हुआ वो किस तरह होगा, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, K1 U2 माइनस का U1। ओके, K1 U2 माइनस का U1 कैसे लिखेंगे इसको, बिकॉज क्योंकि जो K1 जो है वो यानी कि मतलब कि स्टिफनेस आ गया आपका। U2 माइनस का U1 क्यों लिखा, उसके इसलिए हमने लिखा क्योंकि U2 जो है जिस डायरेक्शन में F2 फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका नोडल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है U2। लेकिन जो F2 की वजह से जो नोडल डिस्प्लेसमेंट U1 प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं, U1 नेगेटिव में ले लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 U2 माइनस का K1 U1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है वो K इंटू यू एंड यहाँ पर हमारे पास फोर्स वेक्टर, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गया है। यहाँ पर जो हमारे पास U जो है वो हमारा नोडल डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब जो मेरे पास यहाँ पर फोर्स वेक्टर हो गया है, इसलिए हम जो है वो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास 2 फोर्स है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो बनेगा स्टिफनेस मैट्रिक्स वो ऑब्वियसली 2/2 में ऑर्डर का होगा। ओके, और यहाँ पर जो नोड होगा वो मेरे पास वो U1 U2 हो जाएगा। ओके, एंड फोर्स कितना है हमारे पास, F1 F2 है।
ओके, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो मेरे पास बनेगा वो किस तरह बनेगा यहाँ पर कि K1 माइनस का K1 और यहाँ पर माइनस का K1 इंटू K1। अब ये कैसे हुआ वो देखते हैं हम। देखो K1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे U1 के साथ में तो K1 U1 आ गया। फिर यहाँ पर देखें ना माइनस का K1 को U2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सिंपल मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो माइनस का K1 इंटू U2, सिमिलरली इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लिया फर्स्ट एलिमेंट का। सिमिलरली हम सेकंड एलिमेंट के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड एलिमेंट के अंदर क्या हो कि जो F2 फोर्स हम निकालेंगे इस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K2, बिकॉज K2 क्यों, K2 जो है सेकंड एलिमेंट का स्टिफनेस है। ओके, तो K2 और U2 माइनस का U3। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बार बार समझाने की मुझे लगता है कि आपको नेसेसरी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बिकॉज F2 जो K2 स्टिफनेस होगा U2 माइनस का U3 क्यों, क्योंकि F2 फोर्स इस डायरेक्शन में, जो नोटल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसको हम U2 बोल रहे हैं। लेकिन जो F2 की वजह से जो U3 प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं K2 U2 माइनस का K2 U3। ओके, सिमिलरली F3 जो फोर्स एक्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर K2 एंड U3 माइनस का U2। ओके, लिख सकते हैं राइट। तो K2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर U3 माइनस का K2 एंड U2। ओके, सो अब इसको हम इसी फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में जिसे हम इसमें लिखा था उसी प्रकार हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर मैट्रिक्स होगा आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट 2 एंड यहाँ पर नोडल डिस्प्लेसमेंट 3, और यहाँ पर भी फोर्स कौन सा है आपका F2 है और यहाँ पर F3 फोर्स हो गया है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आएगा वो K2 माइनस का K2 एंड सिमिलरली माइनस का K2 एंड K2। ओके, क्यों, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो K2 U2 एंड माइनस का K2 U3 माइनस का K2 U3 है ना, माइनस का K2 U2 माइनस का K2 U2 एंड K2 U3 ये K2 U3। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। ओके, स्टिफनेस मैट्रिक्स के बाद में हमें क्या करना है, ग्लोबल मैट्रिक्स निकालना है। ग्लोबल मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, असेंबल करना है। तो अब चलते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर। ग्लोबल मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स, ओके, तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालते हैं हम यहाँ पर। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने के लिए हम जो है उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे कि स्टिफनेस मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो नोडल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद में यहाँ पर हम फोर्स वेक्टर लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वो हमारा जो, अब हमारे पास कितने नोड थे, 3 नोड थे राइट। हमारे पास कितने नोड है टोटल, 3 हमारे पास टोटल नोड है वो 1 2 एंड 3 नोड है। इसलिए हमारे पास जो एलिमेंट जो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 ऑर्डर का बनेगा, 3x3 ऑर्डर का बनेगा। यहाँ पर हम 1 2 3 लिख लेते हैं कॉलम के अंदर, रो के अंदर 1 2 3 लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो अब हम जो है वो ग्लोबल मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। तो ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है कि जो K है जो स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर U जो मुझे दे रखा है वो नोडल डिस्प्लेसमेंट और F जो हमारे पास फोर्स वेक्टर है। अब इसी फॉर्म में हम लिखने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टिफनेस मैट्रिक्स हम लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो जो नोडल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं U1 U2 एंड U3, और जो फोर्स हमारे पास होगा वो भी हमारे पास F1 हो जाएगा एंड F2 हो जाएगा एंड F3 फोर्स होगा यहाँ पर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जो है जो एलिमेंट फर्स्ट है और एलिमेंट सेकंड को असेंबल करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है देखो कि F1 F2 इसमें आ रहा था फोर्स, ठीक है, और F2 F3 इसके अंदर आ रहा था, F2 F3 इसके अंदर आ रहा था। तो यहाँ पर हमने इसको असेंबल कर लिया और U1 U2 इस नोड इसमें था। सिमिलरली U2 U3 इसमें कॉमन आ रहा है U2, तो हमने U2 एक ले लिया और U3 यहाँ पर ले लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स की कि कैसे लिखना है हमें। तो देखिए अब स्टिफनेस मैट्रिक्स, इसको हम जो है वो जो कॉलम है 1 एंड 2 मान लेते हैं। यहाँ पर जो है वो कॉलम मैंने 1 एंड 2 मान लिया, यहाँ पर फर्स्ट मैंने 1 और 2 मेरे पास रो मान लिया मैंने। तो अब देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करना है आपको। तो देखिए 1 रो एंड 1 कॉलम में एलिमेंट आपका है वो K1 है राइट, K1 एलिमेंट हो गया आगे। उसके बाद में 1 रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आपके पास जो एलिमेंट है वो माइनस का K1 है। ओके, उसके बाद में सिमिलरली यहाँ पर जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपका जो एलिमेंट है माइनस का K1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका एलिमेंट माइनस का K1 आ जाएगा। और सिमिलरली 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपका एलिमेंट है वो K1 है। तो ये फर्स्ट जो इनकी स्टिफनेस मैट्रिक्स था उसके एलिमेंट को हमने इसमें असेंबल कर लिया। अब सेकंड वालों को असेंबल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वो 2 है
मतलब 2 एंड ये थर्ड जो कॉलम हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 रो है और सेकंड जो थर्ड जो हमारे पास वो क्या है, ये थर्ड रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो अब इसी क्या करते हैं, हम इसको असेंबल करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में K2 ऐड करना है। यहाँ पर पहले से हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में क्या है, K1 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे K2 को। ओके, फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में माइनस का K2 हमारे पास है। उसके बाद में थर्ड रो और सेकंड कॉलम में माइनस का K2 है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम माइनस का K2 और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में K2 है। अब बच गया ये 2 कॉलम, 2 एलिमेंट बच गए कि भाई वन रो और थर्ड कॉलम में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 हो गया, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पर भी 0 हो गया। तो ये जो आपका जो हुआ वो हमारे पास असेंबल कर लिया हमने, क्या, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। यही आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में हमने बोला कि बाउंड्री कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई किया जाता है। या तो आपको बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में पहले से दिया होगा, तो पर यहाँ पर जो हम वो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे बल्कि एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप जो है इसको एग्जाम्पल को समझ जाओगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो बाउंड्री कंडीशंस का क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस के अंदर कि यहाँ पर जो U1 है, पहले हम स्टिफनेस को ऐसे कैसे उतार लेते हैं। यहाँ पर K1 माइनस का K1 एंड 0 माइनस का K1 एंड K1 प्लस का K2, राइट, एंड यहाँ पर माइनस का K2 हो गया है एंड 0 माइनस का K2 और यहाँ पर जो हमारे पास है वो K2 हो गया है। हमने ऐसे कैसे उतार लिया इसको। अब यहाँ पर हमें नोडल डिस्प्लेसमेंट उतारना है। तो U1 जो है ये इसमें देखिए आप डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर जो है वो U1 जो नोड जो फर्स्ट है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये फिक्स है, तो फिक्स होने की वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसलिए हमने U1 को क्या कर लिया, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में लिख दिया कि U1 जो है वो 0 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर U1 की वैल्यू 0 लिख दी। U2 हमें निकाल लेंगे और U3 हम इसमें सोल्व कर लेंगे। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर अगर कोई यहाँ से भी अगर फिक्स होता, सपोज ये एलिमेंट यहाँ से फिक्स होता, अगर ये फिक्स होता तो हम U3 को भी 0 कर देते, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ओके, यहाँ पर U1 फिक्स था, इसलिए हमने बाउंड्री कंडीशन में U1 की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद में हम फोर्स की बात करते हैं। तो अब वन फोर्स रिएक्शन फोर्स हमें निकालना है। F2 फोर्स क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई लोडिंग हो रही है, नहीं हो रही, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, और कोई लोडिंग नहीं हो रही, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर F2 फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपकी बाउंड्री कंडीशन है। और यहाँ पर F3 हमें निकालना है, जो F3 जो है वो आपका P के बराबर है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि F3 जो है वो P के बराबर है। ओके, तो ये केस आप निकल गए यहाँ पर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बाउंड्री कंडीशन में निकाल लिया। उसके बाद में हमने क्या बोला, साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो U1 जो है उसको 0 बोला हमने, कि जो डिस्प्लेसमेंट जो नोडल डिस्प्लेसमेंट जिसमें भी अगर 0 आ जाए ना, तो उसको हमें क्या करना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर हमें इक्वेशंस बना रही है कि यहाँ से बाउंड्री कंडीशन से हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। मैट्रिक्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि U1 की वैल्यू आपकी 0 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है यहाँ पर कि अगर किसी भी नोडल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो उसके रो को और उसके कॉलम को हमें कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल U1 का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए हम इसके फर्स्ट कॉलम को, ये फर्स्ट जो है रो को और उसके फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट बचा वो K1 प्लस का K2 बचा, और यहाँ पर माइनस का K2 बचा, यहाँ पर माइनस का K2 हुआ और ये K2 हो गया है, राइट। और यहाँ पर जो है वो U2 एंड U3 हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास जो क्या बचा है, यहाँ पर 0 और P। अब हम इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। K1 प्लस का K2 इंटू U2 माइनस का K2 U3 माइनस का K2 U3 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशंस हो गई। ओके, सिमिलरली माइनस का K2 U3 माइनस का K2 U2 सॉरी एंड माइनस का K2 और U3, तो यहाँ पर जो मेरे पास होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, K2 U3, राइट। कि K1 प्लस K2 को मल्टीप्लाई किया U2 से, यहाँ पर माइनस का K2 U3 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का K2 U2 और K2 U3 हो गया विच इज इक्वल टू P।
ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे, क्योंकि K1 K2 की वैल्यू जो होती है वो यानी कि आपके पास ज़्यादातर मतलब नोन होगी, लेकिन वहाँ पर हमें निकालने के लिए बोलेगा कि U2 की वैल्यू क्या होगी और U3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब नोडल डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल देगा, या हमें जो लोड है वो हमें जो है वो यानी कि निकालने के लिए बोल देगा। तो ये जो कंडीशन अब हम निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप जो है यहाँ से जो नोडल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, लोड अप्लाई निकाल सकते हो। उसके बाद में आपको अगर स्ट्रेस और स्ट्रेस निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।